अपना रेडियो 96.9 एफएम। बस अपना। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम। दोस्तों, मैं हूं आरती और स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे एक विशेष कार्यक्रम जिसका विषय है स्वस्थ शरीर स्वस्थ जीवन। दोस्तों, आज पूरे विश्व में एक खास दिन मनाया जा रहा है, वो है विश्व स्वास्थ्य दिवस। दोस्तों, ये दिन एक ऐसा अवसर है जब हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के बारे में सोचते हैं। तो हर साल 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं और इस दिन का उद्देश्य है स्वास्थ्य के महत्व को समझना और स्वस्थ जीवन के लिए कदम उठाना। तो अगर आप स्वस्थ हैं तो ही आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो पाते हैं। इस दिन का उद्देश्य यही है कि हम अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और दूसरों को भी इसके बारे में जागरूक करें। स्वास्थ्य सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का भी हिस्सा है। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने शरीर और मन दोनों का ख्याल रखें। योग, व्यायाम, सही खान पान और मानसिक शांति के लिए ध्यान और सकारात्मक सोच पर खास ध्यान दें। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने के लिए हर साल एक थीम तैयार की जाती है जिसका उद्देश्य किसी एक विषय पर लोगों का ध्यान केंद्रित करना होता है। तो इस साल विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम है स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य। दोस्तों, इस थीम का उद्देश्य है माताओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य और जीवन को बढ़ाने पर केंद्रित है। इसका लक्ष्य मातृ और शिशु मृत्यु के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। दोस्तों, एक स्वस्थ माँ ही स्वस्थ समाज की नींव रखती है और जब माँ स्वस्थ होगी तो उसका शिशु भी खुशहाल और तंदुरुस्त रहेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि हर साल लाखों नवजात शिशु और माताएं सिर्फ उचित देखभाल और जागरूकता की कमी के कारण स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम इसी गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर मधुमिता पाटिल, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट है। तो मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, मुझे आपने ये मौका दिया कि मैं इस दिवस पर आप लोगों को कुछ इंसाइट दे पाऊँ। तो मैम, सबसे पहला तो मेरा आपसे यही सवाल है कि गर्भवती महिलाएं, नवजात जो शिशु है, उनके स्वास्थ्य को लेकर कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका की ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है? नवजात शिशु की देखभाल गर्भ में ही शुरू हो जाती है, इसलिए पूरे 9 महीने की जो प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन है उसमें हमें गर्भवती महिलाओं का बहुत ध्यान रखना चाहिए। उनकी फिजिकल हेल्थ के अलावा मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। तो ये मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूंगी कि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनका पहले दिन से ही अच्छी केयर दी जाए। खाने पीने के लिए जो भी डॉक्टर आपको सुझाव देते हैं उसे हमेशा माने, पुराने नुस्खे ना अपनाएं और जितने भी टीके लगते हैं वो सब टाइम पर लगवाएं। डॉक्टर से सही समय पर सही टाइम पर जांच कराने जाना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि प्रेगनेंसी हो गई तो अपनी मर्जी से कभी भी डॉक्टर को दिखा रहे हैं, कभी जरूरत पड़ने पर ही दिखा रहे हैं। जिस तरह से रेगुलर चेकअप होना जरूरी है उसी तरह से डॉक्टर से मिलें और जो भी डॉक्टर एडवाइस देते हैं उन एडवाइस को फॉलो करें। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको उस समय भी ध्यान देना है जब उनके गर्भ में एक शिशु पल रहा है, और जब मैम जैसे वो एक बच्चे को जन्म दे देती है तो उसके बाद क्या है चीजें जिनको कि उन्हें ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम बात करें महिलाओं की, और जैसे जो बच्चा जन्म ले चुका है तो उस बच्चे के लिए भी किस तरीके की बातें हैं जिनका कि ध्यान देना दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है? डिलीवरी के बाद महिलाओं को सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनका स्तनपान जो है, जो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करानी है उस पर उनका पूरा फोकस रहे। जैसे ही डिलीवरी होती है सबसे पहला जो दूध होता है बेबी के लिए वो बहुत जरूरी है कि डिलीवरी के इमीडिएटली बाद, जैसे भले ही नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन, हमारी ये मान्यता होती है कि ऑपरेशन के बाद हम एकदम से दूध नहीं पिला सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिलीवरी के ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही आजकल हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। द मोमेंट बेबी डिलीवर्स उसको सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है। तो जितनी जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट होगी उतनी ही जल्दी मदर और बेबी की बॉन्डिंग होती है और बच्चा दूध पीना सीख जाता है। अगर आपने पहला दूध ही बच्चे को बॉटल का दे दिया या ऊपर से दिया
तो ये बॉन्डिंग होने में बहुत टाइम लगता है। हो सकता है फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और फिर माँ का दूध ठीक से नहीं ले पाता। तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहला दूध जो है वो बच्चा माँ का ही ले। उसके बाद ये होता है कि बच्चे को जो फीडिंग करानी होती है वो ऑन डिमांड फीडिंग होती है। ये नहीं है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि बच्चा कब दूध मांग रहा है। बच्चे को जब भूख लगेगी तो बच्चा उसके लिए डिमांड करेगा, कुछ साइंस शो करेगा, कभी अपने मुंह के पास हाथ ले जाएगा। फिर जब बहुत ज्यादा वो भूखा हो जाता है तभी बच्चा रोना शुरू करता है। उसके पहले बच्चा कुछ ना कुछ साइन सिम्टम जरूर शो करता है भूखे होने के। सब बच्चों के अलग तरह के सिम्टम्स होते हैं, तो वो अब माँ को पहचानना सीखना पड़ता है। तो माँ की तरफ से जिम्मेदारी है कि बच्चे को समय समय पे दूध पिलाना, ऑन डिमांड दूध पिलाना, और घर वालों की जिम्मेदारी है कि माँ के मानसिक स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि पोस्टमार्टम डिप्रेशन बहुत कॉमन कंडीशन है। जो पहली बार माँ बनते हैं उनके साथ ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि छोटा सा बच्चा है, कैसे ध्यान रखना है। और पूरे परिवार की तरफ से बहुत इंस्ट्रक्शंस मिल रही होती है क्या करना है क्या नहीं करना। खाने पीने में बहुत परहेज स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीजें ऐसी होती हैं जो माँ के मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकती हैं और वो काफी परेशान हो सकती हैं और वो ये बातें किसी से शेयर भी नहीं कर पाती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि उनके भी स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, उनके खाने पीने का ध्यान रखा जाए। उनको बहुत रेस्ट्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि कहते हैं कि गर्मी भी है तो भी आप फैन नहीं चला सकते हैं, आप एसी नहीं ऑन कर सकते, बच्चे को ठंड लग जाएगी। तो ये इंस्ट्रक्शंस हम बताते हैं कितने टेम्परेचर में बच्चे को रखना है, फैन के साथ किस तरह की प्रिकॉशंस लेनी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपको गर्मी के मौसम में भी बिल्कुल गर्म रहना है, पूरा ओढ़ पहन के रहना है। बच्चे के लिए जो एक्स्ट्रा लेट होती है वो पीडियाट्रिशियन जरूर आपको समझाते हैं। दूसरा ये कि जो हम बहुत ज्यादा परहेज बताते हैं डिलीवरी के बाद, खाने पीने का कोई परहेज ऐसा नहीं होता है। अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है, कोई पेशेंट थायराइड का है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत परहेज बताया जा सकता है डॉक्टर की तरफ से। वरना जो भी हम रूटीन खाना, हेल्दी खाना खाते हैं, एक डिलीवर्ड मॉम डिलीवरी के सेम डे से सारी चीजें खाना शुरू कर सकती है। ऑपरेशन के बाद 4 से 6 घंटे बाद उनको खाना शुरू किया जाता है और अगले दिन तक उनको कंप्लीट नॉर्मल डाइट पर हम ले आते हैं। तो ना खाने पीने का परहेज, ना टेम्परेचर का, और घर से बाहर निकलना बंद, ऐसा ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। उनको फ्रेश एयर में जाना जरूरी है, उनको सन एक्सपोजर होना जरूरी है। तो जितने भी थोड़े हमारे मिथ्स हैं उससे हमें थोड़ा सा अब सीखना पड़ेगा कि ये सब चीजें ठीक नहीं है डिलीवर्ड मॉम के लिए। तो मैम आपने कहा कि कुछ घंटों तक जो है महिलाओं को 4 से 5 घंटे के बाद महिलाओं को कहा जाता है कि जो नॉर्मल खाना खाती हैं तो उसे खा सकती हैं। तो 4 से 5 घंटे पहले की बात करें तो उस समय वो किस तरीके का जो खाना है वो ले सकती हैं? नॉर्मल डिलीवरी में तो इमीडिएटली शुरू कर देते हैं। आफ्टर डिलीवरी जैसे ही सारी चीजें कंप्लीट होती हैं उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी के बाद खाना इमीडिएटली शुरू हो जाता है। ऑपरेशन के बाद जो 4 to 5 आवर्स का टाइम होता है उसमें उनको सफिशिएंट ड्रग्स दी जाती है जिससे उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होती है। और उसके बाद लाइट फूड से स्टार्ट किया जाता है, लिक्विड डाइट, फिर सॉफ्ट डाइट, फिर नॉर्मल डाइट। बच्चा डिलीवरी होने के बाद एक और समस्या आती है कि बच्चे की नहलाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है और कितने समय बाद बच्चे को नहला सकते हैं, और सबसे पहले जब अगर उसको नहलाने जा रहे हैं तो उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए? बच्चे को जो साफ सफाई और नहलाने का जो प्रोसेस होता है उसकी पूरी ट्रेनिंग हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद दी जाती है। स्टार्टिंग में सिर्फ बच्चे की स्पॉन्जिंग करी जाती है। जब तक बेबी हॉस्पिटल में होता है वो स्टाफ नर्स वगैरह स्पॉन्जिंग करती हैं और गाइड करती हैं पेरेंट्स को किस तरह से बच्चे की स्पॉन्जिंग होनी है। यूजुअली जब घर जाते हैं और बच्चे की जो कॉर्ड होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड, वो जब ड्राई होके गिर जाती है उसी के बाद बच्चे को नहलाया जाता है। तो जो भी पहला बार बच्चे को दिया जाता है वो एक्सपीरियंस लोग, जैसे घर में दादी या नानी होती हैं या आपने किसी को हायर किया है बच्चे की केयर के लिए, तो उन लोगों की प्रेजेंस में ही बच्चे को फर्स्ट बार दिया जाता है। अच्छा मैम, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे का जो जन्म के बाद थोड़ा सा वजन कम होने लगता है, तो उसकी वजह क्या हो सकती है और क्या बातें हैं जिनका की ध्यान देना पड़ता है? जन्म के बाद यूजुअली स्टार्टिंग के जो 10 डेज होते हैं उनमें बच्चों का वजन नेचुरली कम होता है, क्योंकि बच्चे जब निकलते हैं पेट से तो पानी के बैग के अंदर होते हैं। तो जिस तरह से आप समझिए कि हम किसी किशमिश को भिगोते हैं पानी के अंदर, तो कैसे किशमिश फूल जाती है, इसी तरह से बच्चे थोड़े से फूले हुए होते हैं क्योंकि वो माँ के अंदर जब पेट में होते हैं तो पानी के अंदर होते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तो शुरू के 10 डेज में जो एक्स्ट्रा पानी उनके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है वो थोड़ा सा रिलीज होता है। तो 10% ऑफ बॉडी वेट, जो बर्थ के टाइम से जो बॉडी वेट था बेबी का, उसमें 10% की गिरावट होती है, वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है।
अगर उससे ज्यादा बच्चे का वेट फॉल हो रहा है तो हमें पीडियाट्रिशियन की सलाह लेने की जरूरत होती है। कहीं ना कहीं इसमें यही सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपरली बेबी ले नहीं रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं तो ऊपर का दूध भी दे रहे हैं बच्चे को, तो इस तरह से बच्चे का वेट ज्यादा फॉल हो सकता है या उसे कोई और तकलीफ भी हो सकती है। कभी कभी डिलीवरी के बाद बच्चों को जॉन्डिस होने की भी संभावना होती है, तो ज्यादा वेट लॉस उस वजह से होता है। अगर कभी भी आपको लग रहा है कि बच्चा कंटिन्यूअसली रोई जा रहा है, बहुत क्रैंकी हो रहा है, उसके पेट फूल रहा है, उसकी बॉडी में हल्का येलोपन दिख रहा है, तो उस केस में आपको पीडियाट्रिशियन से मिलना बहुत जरूरी है। डिलीवरी के बाद एक विजिट हॉस्पिटल में बच्चे के लिए होती है, थर्ड या फोर्थ में आपको पीडियाट्रिशियन समझा के भेजते हैं कि आपको बेबी को दिखाने के लिए आना है, और उसका जॉन्डिस का टेस्ट होता है, उसका वेट का टेस्ट होता है, वेट चेक किया जाता है, अकॉर्डिंगली आपको गाइड किया जाता है। तो मैम जो नवजात शिशु है उनको कहा जाता है कि कुछ समय बाद टीकाकरण की आवश्यकता भी होती है, तो जो उनको टीकाकरण होते हैं उन्हें वो कब और किन किन बीमारियों के लिए जो है लगाए जाते हैं? जब डिलीवरी होती है तो बच्चे को बाय बर्थ ही टीके लग जाते हैं। कुछ टीके उसको डिलीवरी के इमीडिएटली बाद मदर के पास ही बेबी होता है तभी उस समय ही टीके लगा दिए जाते हैं। पोलियो की इसको ड्रॉप्स पिलाई जाती है, विटामिन के का इसको इंजेक्शन लगाया जाता है। उसके बाद एक कार्ड बेबी का बनाया जाता है, उस कार्ड में सारे टीकाकरण का पूरा लंबा उसमें होता है, 5 years 10 years तक की सारी वैक्सीन कब कब लगनी है, उसमें सारा कार्ड में आपको पूरा मेंशन होता है बच्चे के बर्थ के वीक के हिसाब से और मंथ के हिसाब से, तो आपको उसी कार्ड के थ्रू सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे मैम यही है कि जो महिलाएं हैं जो कि प्रेगनेंसी की तैयारी कर रही हैं या जो प्रेग्नेंट है या जिनके बच्चे हो चुके हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें? और मानसिक तौर पर भी इस समय जो महिलाएं जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं, क्योंकि एक तरह से उनका लिए पूरा माहौल जो है, उनका रूटीन है वो बदल जाता है, तो कैसे अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, कौन सी तरीके जो है वो अपनाएं और खास करके अपने खाने पीने का ध्यान वो कैसे रखें? आजकल की जो महिलाएं हैं वो बहुत डिफरेंट हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं, मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग मॉम। तो इनके लिए प्रेगनेंसी नई चीज होती है, इनमें अपना सब कुछ खुद मैनेज किया होता है, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से मैनेज की होती है, अपनी जॉब भी मैनेज कर रहे होते हैं, जॉब के साथ घर को मैनेज कर रहे होते हैं, तो ये सारी मॉम्स बहुत जागरूक मॉम्स हैं। लेकिन जब प्रेगनेंसी की बात आती है तो प्रेगनेंसी इनके लिए न्यू है और ये चाहते हैं कि एक्सपीरियंस लोग इनको सारी चीजें सिखाएं समझाएं। तो प्रेगनेंसी केयर आज से जो 50 साल पहले जो प्रेगनेंसी केयर थी उसमें और आज में जमीन आसमान का अंतर है। तो मैं यही समझाना चाहूंगी कि आप जितना भी प्रेगनेंसी के लिए प्री कंसेप्शन काउंसलिंग सबसे पहले डॉक्टर से आके मिले, उनसे पूछे, उनसे बात करें और एज अ कपल हस्बैंड वाइफ दोनों ही प्रेगनेंसी में कम्प्लीटली इन्वॉल्व हो और डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग सारी चीजें करें, क्योंकि खान पान वगैरह सभी कुछ बहुत चेंज हो चुका है। जिस तरह से लाइफस्टाइल हो गई है वर्किंग मॉम्स की, जिस तरह से सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो हम उनका डाइट, उनका वर्कआउट, हर चीज को बहुत अच्छे से कैलकुलेट करके उनको समझाते हैं कि आपको कितने घंटे क्या करना है, खाने पीने के लिए आपको क्या क्या ध्यान देना है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कम हो चुकी है प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से। वो डाइट जो आज से 50 इयर्स पहले प्रेग्नेंट मॉम्स लेती थी वो डाइट अब उनको नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट आते हैं फैमिली में और प्रेग्नेंट मॉम्स में, और समझाना फैमिली मेंबर्स को थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर इस चीज पर फोकस करें और मदर को जो सही गाइडेंस डॉक्टर के थ्रू मिल रहा है उसी को माना जाए। तो मैं ये समझाना चाहूंगी कि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत रिक्वायर्ड है कि आप स्ट्रेस कम लें। प्रेगनेंसी के दौरान आजकल 80 to 90% विमेन दे आर वर्किंग, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनका जो एनवायरनमेंट होता है उनके वर्क प्लेस में वो भी बहुत कोऑपरेटिव होना चाहिए, क्योंकि वुमेन कितनी भी एफिशिएंट हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत ज्यादा बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं, कई बार प्रॉब्लम्स भी चल रही होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है, शुगर बढ़ा होता है, उनको अपना बार बार खुद चेक करना होता है, शुगर देखना होता है, ब्लड प्रेशर। तो इस तरह से एनवायरनमेंट जो उनका आसपास का होना चाहिए, ऑफिस एनवायरनमेंट, वो बहुत फ्रेंडली होना चाहिए। और काफी विमेन स्टाफ होता है ऑफिस में, तो अगर सारी विमेन मिलकर एक दूसरे का सपोर्ट करेंगी, एक दूसरे को हेल्प करेंगी, तो ये प्रेगनेंसी ड्यूरेशन उनको बहुत इजीली निकलने का चांस है। बिल्कुल सही कहा मैम आपने कि शारीरिक तौर पर तो आपको स्वस्थ रहना ही है, पर मानसिक तौर पर भी आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस फ्री होंगी तभी आप खुद भी रहेंगी स्वस्थ और साथ ही साथ एक स्वस्थ बच्चे को भी जन्म दे पाएंगी। तो मैम आपने मेरे से बहुत ही महत्वपूर्ण सी जानकारियाँ साझा की, उम्मीद है सभी श्रोताओं को ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण लगी होगी। तो मैम आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
तो दोस्तों याद रखिए कि एक स्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है और स्वस्थ समाज का निर्माण करती है। तो चलिए इस विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम सभी अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे और दूसरों को भी इसी दिशा में प्रेरित करेंगे। याद रखें, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी दौलत है और ये दौलत हम सभी का अधिकार है। तो दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही और मैं आरती अब लेती हूँ आपसे अनुमति। आप सुनते रहिएगा अपना रेडियो 96.9 FM।